Assalamualaikum. My name is Ali Hassan, and currently I am working as a lab engineer in School of Mechanical and Manufacturing Engineering NAST. I'm serving the institution for last 2 years, and currently I'm pursuing my master's degree in Artificial Intelligence and Autonomous Systems from SEEKS NAST. अच्छा, अब ये जो डिसीजन है ना, ये इंटायरली आपका है, ठीक है, कि आप क्या चाहते हो। ये तो बात ऑब्वियस है कि अल्लाह ताला ने जो रिस्क है ना वो बिज़नेस के अंदर ज़्यादा रखा है, ठीक है, तजारत के अंदर ज़्यादा रखा है, ठीक है। अब लेकिन ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। कोई बैकग्राउंड, कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं स्ट्रांग होता, कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है, वो ऑलरेडी बिजनेस कर रही होती हैं, ठीक है। तो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू वांट। अगर आप चाहते हैं पैसा कमाना है और आपका बैकग्राउंड भी स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली बिजनेस इज़ अ गुड ऑप्शन। अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे अभी मतलब किसी भी वजह से अगर आप ये चाहते हैं कि यार नहीं मुझे स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, मुझे और पढ़ना है, तो आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद अगर आपका बाद में दिल चाहता है बिज़नेस करने का तो आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सीन ये होता है यहाँ पे कि कुछ का, जिस तरह मैंने कहा, बैकग्राउंड जरा स्ट्रॉन्ग होता है बिज़नेस का, तो उनके पास बिज़नेस आइडियाज़ होते हैं और बचपन से ही बिज़नेस माइंड होता है। तो वो ये क्या करते हैं कि बैचलर्स करने के बाद फ़ौरन से, या बैचलर्स नहीं भी करें तो डिप्लोमा कर लें या एफएससी करने के बाद फ़ौरन से बिज़नेस में चले जाते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है और स्टिल यू वांट टू अर्न मनी एंड स्टिल यू वांट टू डू बिजनेस, तो आपने फिर क्या करना है कि डिग्री कर लें। डिग्री के बाद 1 साल जॉब करें, उसमें आप पैसा कलेक्ट करें। जब आपके पास इनफ पैसा हो जाए और तब तक आप आइडियाज़ भी बिजनेस के कलेक्ट करते रहें, तो उस हिसाब से फिर आप वो जो कलेक्ट आपने पैसा किया होगा वो किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें और बिजनेस स्टार्ट कर दें। अगेन देखें, अब ये आप पे डिपेंड करता है। वो पहले दौर ऐसा होता था कि यार हमने वाकई इल्म हासिल करने के लिए पढ़ना है। आजकल क्यों आप पढ़ना चाहते हैं कि फैमिली आपको एक्सेप्ट करे, आप पैसे कमा सकें, आपका फैमिली में नाम हो, आप सोसाइटी में रिकग्नाइज्ड हों। तो अगर आपका ये एम है तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और सेकेंडली आपको पता है कि आजकल इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और इतने ज़्यादा लोग अच्छी क्वालिफ़िकेशन हासिल कर चुके हैं कि सिर्फ डीएई करने से आपको जॉब नहीं मिलती। हाँ यस, अगर आपका बिजनेस का इरादा है तो फिर तो आप वाकई एफएससी के बाद बीएससी करने से आप पैसा ज़ाहिर कर रहे हैं। इन दैट केस आप क्या करें कि जिस जिस किस्म का आपने बिजनेस करना है वो वाला डिप्लोमा करें और आप वो बिजनेस स्टार्ट कर दें, ठीक है। अगेन एक बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू एड्रेस दिस क्वेश्चन टू ऑब्वियसली माय जूनियर्स और जिसको भी जो अभी अपने कैरियर चूज़ करने की स्टार्टिंग स्टेज के ऊपर। देखें, जहाँ तक मेरा केस है तो आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, लेकिन नहीं बन सका। मैरिड हाई था या जो भी सर्कमस्टांसेस थे। लेकिन मुझे एक चीज़ पता थी कि बचपन से ही मेरा माइंड सेट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब बचपन से ही खिलौने लेना, और खिलौने सिर्फ खेलने के लिए नहीं, उन्हें तोड़ने के लिए और उसके अंदर से बैटरीज निकाल के और सर्किट्स वगैरह बनाने की तरफ। और प्लस कुछ इस तरह भी कि मेरे पापा का भी इससे रिलेटेड काम था, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही, तो मेरा काइंड ऑफ माइंड सेट था। सेकेंडली आई वॉज गुड इन टीचिंग टू। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन थे कि अगर डॉक्टर बन पाया, डॉक्टर मुझे पता है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं बन रहा था, बट इट वाज क्वाइट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन ऑब्वियसली। तो फिर आई वेंट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आफ्टर डूइंग एडिशनल मैथ्स। और उसके बाद अगेन जब डिग्री कर ली तो अगेन आई हैव टू ऑप्शंस, आइदर टू गो इन द फील्ड और टू गो इन टीचिंग साइड। तो अभी फिर मैंने अपने आप को उस वक्त इवेलुएट किया। मैं ऑलरेडी 6 सालों से पढ़ा भी रहा था साथ साथ, तो फिर मैं टीचिंग कैरियर की तरफ ही चला गया, ठीक है। तो आई ऑप्टेड फॉर बीइंग अ लैब इंजीनियर। ऑब्वियसली इसी कैरियर को अगर आपने परस्यू करना है तो आपको मास्टर्स करना पड़ेगा एंड देन पीएचडी करना पड़ेगा। थोड़ी सी प्रोग्रेस के इसमें स्लो है और आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ऑब्वियसली ये है कि अगर आपका वाकई दिल हो कुछ करने के लिए तो आपको वो मेहनत नहीं लग रही होती। अच्छा, सेकंड चीज़ कि व्हाट शुड बी द माइंड सेट। इसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। मतलब बचपन से ही कोई गेम पकड़ेगा या कोई बाहर जाना स्टार्ट होगा या कोई मोबाइल यूज़ करने लगेगा तो हमारे पेरेंट्स रोक देते हैं। या अगर कोई लेट से करंट या बैटरी से खेल रहा है तो ममा रोक देंगी, ठीक है। कोई मतलब इफ़ समवन इज़ गुड इन लेट से साइकिलिंग और व्हाट्सोएवर, तो पेरेंट्स की तरफ से रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाती हैं। तो
मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है माइंडसेट बनाने के लिए। जब तक बच्चा सही से एक्सप्लोर नहीं करेगा ना अपनी हर एबिलिटीज़, तब तक उसे पता नहीं चल सकेगा कि वो किस चीज़ में अच्छा है। तो अगर वो यूट्यूब इस्तेमाल कर रहा है तो यू नेवर नो, यूट्यूब पे वो ऐसी वीडियोस देखे जिससे उस बच्चे, जो बच्चा एक्सप्लोर कर ले लाइक द थिंग्स और द स्किल्स जिसमें वो अच्छा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा कज़न है, वो वीडियोस देखता 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 एकदम से काफ़ी अर्से से अब वो एआई की तरफ जाना शुरू हो गया, यार मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाना है। तो वो खुद से अभी लेट से 10 साल का है और 10 12 नहीं 12 13 साल का होगा, लेकिन उसने क्या कोडिंग स्टार्ट कर दी। तो पॉइंट इज़ कि अगर पेरेंट्स वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, ठीक है, अपने बच्चे को, जिससे वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके और अपनी अपनी जो है ना सबसे स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज़ हैं उस तक वो पहुंच सके, तो फिर आई गेस उसका एक अच्छा माइंडसेट बन सकता है। लेकिन अभी हमारे साथ क्या होता है कि हमें नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं, एफएससी में भी नहीं, फिर हम बैचलर्स कर लेते हैं तब भी नहीं। तो इन केस अगर आप इस तरह वाले हैं कि आपको नहीं पता बैचलर्स तक कि आपने क्या किया है, तो भी आपके पास आफ्टर डूइंग बैचलर्स आपके पास एक पूरा साल या 2 साल है। इस 2 साल में सोचें, और सोचें कि अभी तक भी अगर आप नहीं पता चला तो फिर तो आप में ही कोई कमज़ोरी थी। ठीक है, वरना नॉर्मली यहाँ तक आपको पता चल चुका होता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। ठीक है, आपने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली होती हैं, तो आप फिर मास्टर्स डिग्री में कर लो। ठीक है, तो लाइक द ग्राउंड इज ओपन फॉर यू इवन नाउ। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि बैचलर्स के बाद जो पहली चीज़ आपने करनी है ना, वो पूरी बैचलर्स डिग्री रिवाइज करनी है। ठीक है, उसके जितने भी कोर सब्जेक्ट्स थे उसको दोबारा से गो थ्रू करें, क्योंकि अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपको दोबारा रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा सारी ज़िंदगी। आप वो एक ही चीज़ बार बार रिपीट करते रहेंगे। आपको पता आफ्टर जॉब को ये कि आपको टास्क दिया जाता है और वही बार बार दिया जाता है, तो लर्निंग वाला जो फेज़ है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो फर्स्ट 90 डेज़ में आप एक तो कोर सब्जेक्ट सीखें। इसके अलावा अगर आप समझते हैं यार आपसे कोई सब्जेक्ट रह गया या कोई सब्जेक्ट आपको ऑफर नहीं हुआ या कुछ और सीखना था आप नहीं सीख सके, तो आप फर्स्ट 90 डेज में वो सीखें। कोर्सेरा पे कोर्सेज करें उस चीज़ से रिलेटेड, यूट्यूब से करें। मतलब आजकल तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं कुछ अगर इंसान को सीखना होता। और सेकेंडली, अगर आपको जॉब करनी है, अगर आपका टारगेट किसी खास कंपनी की तरफ है, तो आप चेक करें कि उसके टेस्ट कैसे आते हैं। ठीक है, टेस्ट अगर पीटीएस कंडक्ट करवा रहा है, टेस्ट अगर एनटीएस कंडक्ट करवा रहा है, तो एनटीएस के पुराने टेस्ट देखें। टेस्ट कहाँ से आते हैं, वो बुक्स खरीदें। वो टेस्ट किन साइट्स से आते हैं, वो साइट्स को, अब जिस तरह एनटीएस के टेस्ट जो होते हैं यूजुअली स्मार्ट सीरीज से आते हैं, हांडा की बुक है, इलेक्ट्रिकल की उससे आते हैं, वीके मेहता की, तो वो पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, फर्स्ट 90 डेज में। तो इससे यह है कि आप रिवाइज भी कर रहे होंगे, साथ साथ आपका नॉलेज भी रिफ्रेश हो रहा होगा, और प्लस आप जॉब के लिए भी साथ साथ प्रिपेयर करते जा रहे हैं। देखें, इसका भी आंसर आपको खुद ही अपने सराउंडिंग्स से मिल जाएगा। आप ये देखें कि आजकल हो क्या रहा है। देखें, हर चीज़ ऑटोनमस होने की तरफ जा रही है, मशीन्स पे ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम होती जा रही है। तो इसका मतलब फ्यूचर तो कंफर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो कोई भी ऐसी डिग्री जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टच होती है, ऑटोनमस सिस्टम से टच होती है, मशीन लर्निंग इससे रिलेटेड, तो आप उसको वो कैरी वो वाली डिग्री आप कर सकते हैं। और एक प्रिडिक्शन के मुताबिक, एस्टिमेशन के मुताबिक, इन 2030, ठीक है, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो होंगी ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होंगी। ठीक है, यस। टूल्स देखें, मैंने जिस तरह पहले कहा है कि अगर आजकल इतनी एप्लीकेशन हैं, अगर सबका सही से इस्तेमाल किया जाए ना तो जॉब हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप का भी सही इस्तेमाल करेंगे तो व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, फेसबुक का सही इस्तेमाल करेंगे तो फेसबुक पे जॉब सीकर्स और अपनी डिग्री की जॉब, अपनी डिग्री लिखें और आगे जॉब लिखें तो मुख्तलिफ ग्रुप्स हो जाएंगे जहाँ पे मोस्ट ऑथेंटिक जॉब्स आती हैं। सिमिलरली यूट्यूब के ऊपर हर जॉब की एक वीडियो आती रहती है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप सही से इस्तेमाल करेंगे, और बाकी ऑफिशियल या प्रोफेशनल चीज़ की तरफ आए तो लिंक्डइन है। अगर आप लिंक्डइन पे एक बहुत अच्छी प्रोफाइल बनाते हैं, फिर आप जो जॉब्स कर रहे हैं ऑलरेडी उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी पोस्ट देखते रहते हैं, फिर एचआर के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन्हें फॉलो करते हैं, तो आप एक दिन में हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स आ रही होती हैं, हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स एडवर्टाइजमेंट्स आ रही होती हैं। आपके लिए जॉब लेना बहुत ही आसान होगा। फिर आ जाती हैं लिंक्डइन के बाद कुछ साइट्स जिनके ऊपर जॉब्स आती हैं, जिस तरह jobs.pk है, rozy.com है, और भी बहुत सारी। इनको आप ओपन करिए, उनकी नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जैसे कोई नई आती जॉब तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आपके पास है और आप अप्लाई करें। ठीक है, और अप्लाई ज़रूर करें, चाहे आपका नहीं हो रहा, अप्लाई करते जाएं। तो और कुछ नहीं तो आपकी इंटरव्यू की प्रैक्टिस हो रही है। तो आप
कि फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस ही अप्लाई करते हैं। अगर आपको लगता है कि उसमें आप अच्छे नहीं हैं, आपको जॉब नहीं मिलेगी, स्टिल आप अप्लाई करें। मतलब आज अप्लाई करने की ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस क्या होती है, 500, और 500 का एक बर्गर भी नहीं आता। अगर उस 500 में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ नया सीखने की, या कुछ ऑब्वियसली और कुछ नहीं तो इंटरव्यू के जो बंदा हेजिटेट कर रहा होता है ना, वो हेजिटेशन आहिस्ता आहिस्ता काम हो जाती है। तो अप्लाई आपने ज़रूर करना है। Unfortunately, but yes, CGPA matters a lot for the first job. Popular institution names again matter करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और एक्सपीरियंस तो ये तो डेफिनेट सी चीज़ है, एक्सपीरियंस तो मैटर करते हैं। वाई पॉपुलर नेम मैटर करते हैं? एक तो चीज़ आ जाती है एलुमनाई नेटवर्क। जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनके अभी भी जो एलुमनाइज हैं, वो जितनी भी बड़ी बड़ी पाकिस्तान में कंपनीज हैं ना, उस पर बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके मैनेजर्स बन चुके हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन रन करें, तो वो थोड़ा सा एज आपको इंस्टीट्यूशन नेम्स का मिलता है। अगर आपने प्यास से, नस से, यूडी टेक्सास की हुई, प्लस अगर ऑब्वियसली नस से की हुई है तो नस तो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस बात है कि पॉपुलर जो इंस्टीट्यूट का नेम है वो मैटर करता है। और CGPA ऑब्वियसली फर्स्ट जॉब के लिए आपके पास प्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं होता एम्प्लॉयर्स को, तो वहाँ पे CGPA मैटर करता है। लेकिन आफ्टर द फर्स्ट जॉब अगर सेकंड थर्ड जॉब की तरफ जा रहे हैं, फिर आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है और आपका स्किल सेट मैटर करता है, ठीक है। जॉब इंटरव्यू के लिए आप जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है ना, वो है आपका एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन, ठीक है। आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन मैटर्स अ लॉट। तो अगर आप फर्स्ट एक्सप्रेशन ही बिल्कुल हेजिटेशन के साथ देंगे, टांगें कांप रही होंगी, आपसे इंग्लिश नहीं बोली जा रही होगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। तो वो कहेंगे, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और फिर वो आपको नहीं हायर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। इंट्रोडक्शन में अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी अचीवमेंट्स, अपना अपना स्किल सेट, द थिंग्स यू आर गुड इन, वो इंक्लूड करते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं, पर 1.5 से 2 मिनट का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा। और फिर उसकी प्रैक्टिस करें। अगर अपने भाइयों को इंटरव्यू दें, अपने अपने दोस्तों को इंटरव्यू दें, ठीक है, अपने कोलीग्स को इंटरव्यू दें, बार बार इंटरव्यू दें, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो एक तो चीज़ ये है। सेकेंडली चीज़, इंटरव्यू के जाने से पहले आप जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में सर्च करें, ठीक है। उन्हें किस किस्म का स्किल सेट चाहिए, जिस किस्म का स्किल सेट चाहिए वो भी आप इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करेंगे, उसका कहीं ना कहीं ड्यूरिंग इंटरव्यू जिक्र करें कि यू आर गुड एंड दैट, यू आर गुड इन दैट थिंग टू। फिर अगर किसी ने उस ऑब्वियसली कंपनी का इंटरव्यू पहले दिया हुआ है तो उससे पूछेंगे इंटरव्यू कैसे आए हुए। और प्लस यही है कि आप अगर अच्छे से आपके पास अपनी डिग्री का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ऑब्वियसली CGPA, आपका इंटरव्यू, आपका टेस्ट जो वो कंडक्ट करवाते हैं, एंड देन आपका स्किल सेट। ऑब्वियसली स्किल सेट वो CV से भी देख लेते हैं और प्लस इंटरव्यू से भी आपको चल जाता है, एंड देन आपका एक्सपीरियंस। फर्स्ट जॉब के लिए पहले भी बात करें, फर्स्ट जॉब के लिए क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आपकी जो भी होती है CV, इंटरव्यू और CGPA, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं, ठीक है। देखें, इसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो फर्स्ट जॉब होती है ना, फर्स्ट जॉब इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, ठीक है। आपने फर्स्ट जॉब में कभी भी अर्निंग के बारे में सोचना नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट जॉब में सही से लर्न कर लेंगे तो आप सारी ज़िंदगी अर्न करेंगे, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरी बात कि आप ट्रेनिंग, देखें नाम से पता चल रहा है ट्रेनिंग इंजीनियर का मतलब क्या होता है, कि ऑब्वियसली आप किसी ट्रेनिंग पे आपको कुछ सिखाया जा रहा है। आपको डिग्री के अंदर सिर्फ बेसिक्स पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यार कोका कोला में लेट से कौन सी मशीनरी काम कर रही है, कौन सी मशीनरीज लगी हुई हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि इसीलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को हायर करने का मकसद ये होता है कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास बेसिक नॉलेज होगी, उनको समझाना आसान होगा, ट्रेन करना आसान होगा। तो ट्रेनिंग इंजीनियर की सिर्फ यही ड्यूटी होती है कि वो सही से सीखे और जो उसे सिखाया जा रहा है उसको बाद में इम्प्लीमेंट कर सके। यूजुअली आपकी जो परफॉर्मेंस एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर बात की जाए तो ऑब्वियसली जो आपको सिखा रहे होते हैं, जो आपको सिखा रहे होते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बच्चा सही से सीखे, और फिर उसका अगर वो टेस्ट ले रहे हैं या वो कोई टास्क आपको असाइन कर रहे हैं उसी ट्रेनिंग की बेस पे, तो वो आप कर सकें। यही आपकी इवैल्यूएशन होती है। अगर बात की जाए वैल्यूएबल एसेट किस तरह बन सकते हैं, तो आप अगर जो स्किल सेट आपको पता चल गया ना कि कंपनी को रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो वो कुछ आपको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और कुछ उससे रिलेटेड आप कोर्सेज कर लें,
ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहें कॉन्स्टेंटली, तो फिर यही है ऑटोमेटिकली कि उन्हें कम से कम सिखाना पड़ेगा, आपको वो चीज़ बाकियों से बेहतर आती होगी तो आप उनके लिए एक एसेट बन जाएंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर है ना, कंपनी आप पे इन्वेस्ट कर रही होती है, ठीक है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि आप छोड़ के जाएं। हाँ, अगर आपको वो समझा रहे हैं और आप सही से समझ नहीं रहे तो फिर वो आपको छोड़ेगी, ठीक है। तो आप ऐसे तब बन सकते हैं जो आपको सिखा रहे हैं वो सही से सीखें, उससे रिलेटेड स्किल सेट अगर आपके पास पहले नहीं भी था, ठीक है, अगर आपकी जॉब लग गई है बाय बाय इन एनी सर्कमस्टांसेस, तो आप वो स्किल सेट बाद में कोशिश करें कि आप अपने अंदर डेवलप कर सकें। अगेन एक बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए, आजकल आपको पैरेलल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। कैसे? कुछ एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप अमेज़ॉन का कोर्स उठा लें और ड्रॉप शिपिंग पे जा सकते हैं। आप खुद से कुछ सेल नहीं भी करना चाहते, दो कि पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन फिर भी देयर आर सर्टन वेज जिस तरह आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, ठीक है। और नहीं तो ड्रॉप शिपिंग देखें। सेकेंडली, द्राज सेलर अकाउंट। आपको पता है द्राज भी आजकल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। द्राज बहुत ज़्यादा, पहले अगर आप एक साल पहले बात करें तो द्राज को कोई इस्तेमाल नहीं करता था, और अभी द्राज की शायद मुझे लगता है कि जो उन्होंने क्रिकेट वाली एक फीचर डाला था कि क्रिकेट लाइव दे सकते थे, उसके बाद मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स हुए हैं दराज के ऊपर, लोग दराज इस्तेमाल करना शुरू करें। तो दराज के ऊपर सेलर अकाउंट बनाए, कुछ अच्छा बेच सकते हैं आप, ठीक है। और वो काइंड ऑफ ऑटोनमस होगा, बस आपने देना है, वो खुद ब खुद TCS वाला डील करेंगे, आपको खुद जाके पहुँचा के आना है या TCS खुद आपसे आ जाएगा। जो भी चीज़ आपने सेल करनी है वो खुद से ड्राइवर आएगा, आपसे लेके जाएगा, और जिसने वो बाई की होगी उधर ड्रॉप कर देगा, ठीक है। इसके अलावा ऐप डेवलपमेंट, अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, नहीं अच्छी तो सीख लें यार, 3 महीने लगते हैं आपके, कोई भी प्रोग्रामिंग सही से सीख सकते हैं। तो एप्लीकेशन जावा सीख लें, ऐप डेवलपमेंट आप कर सकते हैं और प्ले स्टोर के ऊपर ऐप बना सकते हैं, वो भी। यूट्यूबिंग कर सकते हैं, एक एवरेज सा यूट्यूबर जिसके 10 से 12 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं हर वीडियो के ऊपर, वो 1 लाख से 2 लाख आराम से कमा सकता है, ठीक है, आप विद इन अ मंथ, ठीक है, पर मंथ। इसी तरह आप फ्री लांसिंग कर सकते हैं, एनीथिंग इन विच यू आर गुड। इसके अलावा क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, बाइनांस के ऊपर। दो के कुछ इसे हलाल कहते हैं, हराम कहते हैं, पता नहीं, वो हम फिलहाल साइड पे कर देते हैं, बट इट इज़ अ वे ऑफ अर्निंग। इसके अलावा आप अपना कोई स्टार्टअप छोटा सा शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी की रिसर्च में मदद कर सकते हैं, कोई रिसर्च कर रहा है तो इससे यह है कि आपका रिसर्च पेपर में नाम भी आ जाएगा, और ऑब्वियसली अगर कोई फंडिंग उन्हें मिल रही है तो आपका भी पार्ट उसके अंदर होगा। ब्लॉगिंग कर सकते हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ब्लॉगिंग से भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। यूट्यूबिंग आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा वेज हैं अर्निंग के, ठीक है। आप कोई वेबसाइट बना सकते हैं। इसका आंसर काइंड ऑफ मैं पहले बता चुका हूँ कि आप अभी के ट्रेंड्स देखें तो आपको ये पता चलेगा कि चीज़ें ऑटोनमस होना होती जा रही हैं। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काइंड ऑफ स्कोप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्कोप हो चुका है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर आप आके 5 6 7 8 साल की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्कोप होगा। तो आई विल सजेस्ट यही। और अब मैं अपनी डिग्री की बात करूँ तो जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मैंने भी मास्टर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करने का मकसद यही था कि अगर आप 5 6 साल की बात करें तो 5 साल बाद बात करें तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होंगी। बीइंग अ लैब इंजीनियर एक अच्छी चीज़ ये है कि ये जॉब आपकी एकेडमिक भी होती है और टेक्निकल भी होती है, क्योंकि ओबियसली आप पढ़ा भी रहे होते हो साथ साथ, तो आपका नॉलेज भी रिफ्रेश रहता है। और टेक्निकल इसलिए कि आप डिफरेंट मशीन्स के ऊपर, डिफरेंट इक्विपमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा रहे हो, फिर ट्रबल शूटिंग उसकी कर रहे हो, कोई मसला आता है तो काइंड ऑफ आपका टेक्निकल एक्सपीरियंस भी होता है। और अगर आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहाँ पे कोई मतलब मशीन्स बहुत अच्छी हैं, जहाँ पे कोई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, तो आपको वो कोई कंपनीज भी आके हायर कर लेती हैं। और चैलेंजेस की बात करें और डिफ़िकल्टीज़ की बात करें तो मुझे इतना मसला नहीं हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो आपको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि बेसिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। किसी भी जॉब आप कर रहे हैं, आपकी अपनी डिग्री की बेसिक्स या जिस जॉब जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे जो रिक्वायर्ड बेसिक्स हैं ना वो स्ट्रॉन्ग रखें। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, रिटन एज वेल एज ऑरल कम्युनिकेशन, ठीक है। और एक्सेल देख लें अगर आपको सही से आता हो तो ये है। इधर मतलब हर्डल्स फेस कर सकता है कोई भी ऐसा जिसकी न्यू जॉब लग रही हो।
ये भी होता है। मतलब आपको स्टार्ट में तो लग रहा होता है कि यार जॉब मिल गया तो यू आर लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो हाई पेइंग नहीं होती, प्रमोशंस नहीं होती, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं लगते, तो 2-3 सालों के बाद या 1 साल के बाद आपको ऐसा फील हो रहा होता है जिस तरह आपका कोई फ्यूचर नहीं है या आप एक ही जगह पे फंस चुके हैं। तो मतलब कि आई नो कि डिसीजन बहुत ही हार्डेस्ट होगा, बट आई वुड से कि लीव द जॉब इमीजिएटली, क्योंकि जितना आप लेट करते जाएंगे आप धंसते जाएंगे, ठीक है, फिर आपके लिए निकलना उस जॉब से बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो जॉब वो छोड़ें और हाई पेइंग जॉब्स की रिक्वायरमेंट पूरी करना शुरू करें, उनका स्किल सेट अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर दें, ठीक है। तो यह है कि 3 साल का 3 महीने का मे बी गैप आए, 4 महीने का गैप आए, लेकिन जो नई जॉब आपकी लगेगी ऑब्वियसली उसका एक अच्छा फ्यूचर होगा। अगेन इट डिपेंड्स के कंपनी कौन सी है, सिटीज़ कौन सी हैं या कंट्रीज़ कौन सी हैं, ठीक है। अगर तो कंपनीज़ कोई रिनॉन्ड कंपनीज़ हैं, सिटीज़ डेवलप्ड काइंड ऑफ सिटीज़ हैं, मतलब मॉडर्न लोग वहाँ पे रहते हैं, फिर तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ पे आप सिक्योर, चाहे जिस भी शिफ्ट में हो, ठीक है। हाँ, अगर आप ट्रैवलिंग का नाइट शिफ्ट में ट्रैवलिंग का इशू होता है, वो अगर आप बंदोबस्त कर सकते हैं या ड्राइवर आप अपना रख सकते हैं तो वो एक इशू है। बाकी ऑफिस के प्रीमिसेस के अंदर आप सिक्योर हैं। हाँ, अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कहा जा सकता है, लेकिन उसका बेस्ट ये होता है कि अगर लेट से लाहौर में कोई जॉब आई है तो आप वहाँ पे जाएँ, तो जब आप इंटरव्यू देने जाए ना तो वहाँ पे कोई भी फीमेल एम्प्लॉइज़ है ना तो उनके नंबर लेते आ जाएँ 2-3 का, बाद में उनसे कांटेक्ट कर लें कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, माहौल का, क्या आपको वहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। एक तो ट्राई ट्राई अगेन, फेल्यूर इज द यू कैन से स्टेप अप टूवर्ड्स द सक्सेस। और एक और बात आपने याद रखनी है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो बोर्न जीनियस हो, सबको स्ट्रगल करना पड़ी है। हाँ, ये है कि किसी को थोड़ी कम करनी पड़ी है, किसी को थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ी है, ठीक है। हाँ, और अगर किसी को कोई थोड़ी कम करनी पड़ी है तो देयर आर सर्टन वेज के जिस तरह अल्लाह ने उनकी मदद की है वो आपकी भी मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अलॉन्ग विद योर स्ट्रगल बी बी द बेस्टेस्ट ह्यूमन बीइंग एज वेल। इस्लाम को फॉलो करें, अच्छा सलूक करें सबके साथ। अगर कोई आपके साथ बुरा करता भी है इन केस तो उसके साथ भी अच्छा करें, क्योंकि यही सुन्नत है। नमाज पढ़ें, अल्लाह पे यकीन रखें। तो अगर ये सब चीज़ें करेंगे ना तो वो जो लक वाला फैक्टर बाकियों के लिए हुआ है जिन्हें कम स्ट्रगल करनी पड़ी है, आपके लिए भी अल्लाह भेजेगा। मुझे टीचर कहा करते थे कि यार लोगों के जहन में होता है ना कि सिफारिश बहुत ज़्यादा है, हमारी जॉब नहीं लगेगी। तो कहते थे कि यार देखो, अगर एक नॉन डिज़र्विंग बंदा है उन्हें सिफारिश मिल सकती है, और आपको ये पता है कि अल्लाह कभी भी मेहनत रायगा नहीं जाता, तो अगर उसको सिफारिश मिल जाती है तो अल्लाह आपके लिए भी ज़रूर कोई वसीला भेजेगा, ठीक है। तो अल्लाह की राह में, वो कहते हैं ना, अल्लाह की राह में बोलते हैं जो भी कि देर है अंधेर नहीं, ठीक है। तो थोड़ा देर आएगा लेकिन आपको उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा, ठीक है। बाकी अल्लाह पे यकीन रखें और नमाज़ें मैंने जिस तरह कहा है कि अदा करते रहें। हम देखें, अब अभी की बात करें तो हमने पिछले इतनी लंबी वीडियो सिर्फ इस ज़िंदगी के बारे में बनाई है, ज़िंदगी में सक्सेस कैसे हासिल करनी है, लेकिन आफ्टर डेथ जो हमारी एक्चुअल ज़िंदगी शुरू होगी उसके बारे में हमने कोई डिस्कशन नहीं की। तो उसको भी अपनी ज़िंदगियों का पार्ट बनाएं, ठीक है। इस्लाम को भी ये बात याद रखिएगा कि आपके मुकद्दर का रिस्क लिखा जा चुका है, ठीक है, और वो आपको मिलना ही मिलना है। आप रिस्क की तरफ नहीं, रिस्क आपकी तरफ भाग रहा है, ठीक है। तो ना उम्मीद ना हो, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाअल्लाह जो आप चाहते हैं ना वो आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।